हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वॉल्ट। मेरा नाम है हरपाल सिंह। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे पेपर 5 जो कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जूनियर इंजीनियर सिविल 2015 का डिप्लोमा का पेपर है। राजस्थान JN के प्रीवियस ईयर्स के 4 पेपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो कि WRD 2016 के पेपर्स थे, जिसमें 2 पेपर डिग्री के थे और 2 डिप्लोमा के थे। अगर अभी तक आपने वो पेपर्स नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस पेपर में टोटल 100 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें 60 क्वेश्चन टेक्निकल के हैं और 40 क्वेश्चंस नॉन टेक्निकल के दिए गए हैं। वन बाय वन हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इन नॉन टेक्निकल के 40 क्वेश्चंस के अंदर राजस्थान जीके, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, ये सारे सब्जेक्ट इंक्लूड हैं। पहले हम टेक्निकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू विंड्स। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑप्शंस में दिए गए चारों में से कौन सी जो सॉइल है वो विंड यानी कि हवा के माध्यम से उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं लोएस, टालुस, ड्रिफ्ट और सैंड ड्यून्स। तो इसका जो आंसर है वो है लोएस। जो सॉइल हवा के माध्यम से ट्रांसपोर्ट होती है उसको लोइस बोलते हैं। क्वेश्चन में अगर पूछा जाता कि जो सॉइल ग्रेविटी के माध्यम से, ग्रेविटी फोर्सेस की वजह से ट्रांसपोर्ट होती है तो उसे हम तालुस बोलते हैं। और जो सॉइल है वो आइसबर्ग या ग्लेशियर्स की वजह से जो ट्रांसपोर्ट होती है तो उसको हम ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें भी हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ अ पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल इज 60% देन एयर कंटेंट ऑफ द सॉइल इज। देखिए हमें एयर कंटेंट पूछा गया है जिसको हम AC से डिनोट करते हैं, और हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि जिसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन जिसको हम S बोलते हैं तो उसकी S हमें दिया गया है और AC का हमें पूछा गया है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन और जो एयर कंटेंट है उनका जो समेशन होता है वो 1 होता है। देखिए अगर हम सैचुरेशन को परसेंटेज में पुट करेंगे तो यहाँ 1 की जगह क्या आ जाएगा 100%। तो क्वेश्चन के अंदर हमें S की वैल्यू 60% दी गई है तो यहाँ S की जगह हम 60% रख देंगे तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 - 60 यानी कि AC = 40% आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है ऑप्शन 1A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। देखिए जो वॉल्यूम होता है वॉइड्स का और उसको अगर हम डिवाइड कर दें वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास के तो उसको हम क्या बोलते हैं। हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, एयर कंटेंट, पोरोसिटी, परसेंटेज एयर वॉइड और वॉइड रेशियो। देखिए इन चारों के ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, हमें पता होने चाहिए क्या होते हैं। तो हम देखते हैं। देखिए पोरोसिटी जो इसको हम N से रिप्रेजेंट करते हैं उसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। वॉइड रेशियो को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। और एयर कंटेंट जिसको हम AC से रिप्रेजेंट करते हैं उसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। और परसेंटेज एयर वॉइड्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से, तो उसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो परसेंटेज है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स VV डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल यानी कि टोटल वॉल्यूम। तो ये जो होता है ये होता है पोरोसिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल विच रिप्रेजेंट्स द बाउंड्री बिटवीन प्लास्टिक स्टेट एंड लिक्विड स्टेट। एक क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया है कि जो प्लास्टिक स्टेट होती है और जो लिक्विड स्टेट होती है किसी भी सॉइल के अंदर तो उसकी बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं। 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स। देखिए पहले हम देखते हैं कि हमें 4 डिफरेंट स्टेट्स होती हैं किसी भी सॉइल की। इसमें सबसे पहले लिक्विड स्टेट, प्लास्टिक स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट और सॉलिड स्टेट। देखिए क्वेश्चन के अंदर पर पूछा गया है कि प्लास्टिक स्टेट और लिमिट स्टेट यानी कि प्लास्टिक स्टेट और जो है लिक्विड स्टेट, इनके बीच की जो बाउंड्री है WL से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं लिक्विड लिमिट। तो इसका आंसर हो जाएगा लिक्विड लिमिट। देखिए क्वेश्चन के अंदर अगर पूछा जाता है सेमी सॉलिड स्टेट और प्लास्टिक स्टेट तो इनके बीच की जो बाउंड्री है उसको बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट। और क्वेश्चन के अंदर अगर पूछा जाता है सॉलिड स्टेट और सेमी सॉलिड स्टेट तो इनके बीच की जो लिमिट है उसको बोलते हैं हम श्रिंकेज। तो इसका आंसर हो जाता है C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइज ऑफ अपर्चर ऑफ 150 माइक्रोन ISC इज। देखिए 150 माइक्रोन के साइज के बारे में हमसे पूछा गया कि कितना साइज होता है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं 0.0015 mm, 0.015 mm,
0.15 mm और 1.5 mm। देखिए 150 माइक्रोन, माइक्रोन को हम म्यू भी लिखते हैं और म्यू जो होता है वो होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। और क्वेश्चन ऑप्शंस में हमें दिया गया है mm में, और अगर हम मीटर को mm में कन्वर्ट करते हैं तो मीटर को हम लिख सकते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm, और हम माइक्रोन को लिख सकते हैं 10⁻³ mm। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है 150 माइक्रोन, तो हम इसको 150 माइक्रोन को लिख सकते हैं 150 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ mm। और जब हम 150 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, यानी कि हम 150 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.15 mm। तो जो 150 माइक्रोन होता है वो 0.15 mm के बराबर होता है। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ड्राई सॉइल हैज अ स्पेसिफिक मास of 1.35 if specific gravity of solids is 2.7 then void ratio is। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी g है वो दिया गया है 2.7, और जो स्पेसिफिक मास दिया गया है और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक बल्क जो मास होता है, स्पेसिफिक बल्क मास ग्रेविटी होता है, उसको हम gm से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें ये दो वैल्यू दी गई है और हमें वॉइड रेशियो e पूछा गया है। सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। देखिए जो बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसको हम लिखते हैं gm इज इक्वल टू गामा बल्क अपॉन गामा w। देखिए जो गामा बल्क है इसका फॉर्मूला होता है g प्लस SC डिवाइडेड बाय 1 प्लस e मल्टीप्लाई बाय गामा w। यहाँ गामा w से गामा w कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा g प्लस SC अपॉन 1 प्लस e। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि जो सॉइल है वो ड्राई सॉइल है, तो ड्राई सॉइल के लिए क्या है S 0 हो जाएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा gm का g अपॉन 1 प्लस e। तो ये हमारे पास क्या है, gm और g और e के अंदर रिलेशन आ गया। तो हम क्या करेंगे, gm और g की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास e की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास e की वैल्यू क्या आ जाएगी, g की जगह हम पुट कर देंगे 2.7 और gm की जगह हम पुट कर देंगे 1.35, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A soil having particles of approximately the same size is known as। देखिए जो सॉइल होती है अगर उसके सारे पार्टिकल अप्रोक्सीमेटली सेम साइज के होंगे तो इस तरह की सॉइल को हम क्या बोलेंगे, क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं वेल ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड या गैप ग्रेडेड। देखिए वेल ग्रेडेड सॉइल के अंदर क्या है कि डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं, ताकि एक बड़े पार्टिकल्स जब हम अटैच करेंगे तो उनके बीच के जो होल्स या वॉइड्स बचेंगे उनको फिल करने के लिए जो कम साइज़ के पार्टिकल आ जाएंगे, और उनके जो वॉइड्स बचेंगे उनको फिल करने के लिए और छोटे साइज़ के पार्टिकल्स आ जाएंगे। इस तरह के क्या है कि वॉइड जो रेशियो है बहुत कम हो जाएगा। तो इस तरह की जो सॉइल होती है वो वेल ग्रेडेड सॉइल होती है। और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड जो सॉइल होती है उसके अंदर जो पार्टिकल के साइज़ होते हैं वो ऑलमोस्ट सारे सेम साइज के होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्विक सैंड इज है। देखिए हमें क्विक सैंड के बारे में पूछा गया है। ऑप्शंस दिए हैं टाइप ऑफ ए सैंड, कोहेजन लेस सॉइल, फ्लो कंडीशन अकरिंग इन कोहेसिव सॉइल, फ्लो कंडीशन अकरिंग इन कोहेजन लेस सॉइल। देखिए क्विक सैंड के बारे में पूछा गया है तो क्विक सैंड जो होती है वो एक फ्लो कंडीशन होती है और वो होती है जो कोहेजन लेस सॉइल होती है उसके अंदर। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉलिंग हेड मेथड टू डिटरमाइन परमिएबिलिटी इज बेस्ट सूटेड फॉर। तो हमें पूछा गया है फॉलिंग हेड के बारे में। देखिए ऑप्शंस हमें जो दिए गए हैं क्लेई सॉइल, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। देखिए फॉलिंग हेड जो मेथड है वो हम यूज़ करते हैं क्लेई सॉइल के लिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। For compaction of soil in laboratory using Indian standard light compaction test, the weight of hammer used for giving gloss to soil is। देखिए हमें weight of hammer पूछा गया है कि हैमर का कितना वेट होता है, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट जब किया जाता है तो उसके अंदर हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं 6.5 kg, 4.9 kg, 3.5 kg या फिर 2.6 kg। देखिए उसके अंदर जो वेट होता है हैमर का वो होता है 2.6 kg, जो है स्टैंडर्ड जो हैमर हम यूज़ करते हैं उसका वेट होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट द हाइट ऑफ फॉल ऑफ हैमर। देखिए स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट के अंदर हमें हाइट बतानी है, हाइट ऑफ फॉल ऑफ हैमर, जो हैमर जो ऊपर से गिरता है नीचे उसकी हाइट कितनी रखी जाती है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं 56 सेंटीमीटर, 66 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर या फिर 86 सेंटीमीटर। देखिए जो हैमर होता है उसको हम 76 सेंटीमीटर की हाइट से ऊपर से नीचे गिराते हैं स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट के अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The relationship between modulus of elasticity E and bulk modulus K and the Poisson's ratio M।
देखिए यहाँ पे पॉइजन्स रेशियो m दिया गया है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। पॉइजन्स रेशियो को हम म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं और हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। E इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2m, E इज इक्वल टू 3k 1 प्लस 2m, E इज इक्वल टू 3k 1 माइनस m, E इज इक्वल टू 3k 1 प्लस m। देखिए हम नॉर्मली लिखते हैं E इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। यहाँ म्यू की जगह में m दिया गया है, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मटेरियल दैट हैज सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस इज कॉल्ड। हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक, इलास्टिक, ऑर्थोट्रोपिक। देखिए जो आइसोट्रोपिक मटेरियल होते हैं उसमें क्या होता है कि किसी भी एक पॉइंट के अंदर उसमें तीनों डायरेक्शन के अंदर एक्स वाई जेड डायरेक्शन के अंदर उसकी जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है। तो इस क्वेश्चन का जो पूछा गया है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो होमोजीनियस टाइप के जो मटेरियल रहते हैं उसके अंदर अलग अलग पॉइंट्स के अंदर उसकी जो प्रॉपर्टी सेम रहती है, लेकिन आइसोट्रोपिक का मतलब है कि सारी दिशाओं में समदिश सारी दिशाओं के अंदर उसकी प्रॉपर्टी सेम रहती है, लेकिन होमोजीनियस में हर एक पॉइंट पे जो प्रॉपर्टीज है मटेरियल की वो सेम होती है। तो ये हमें इनका डिफरेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडेटर्मिनेंट। हमें इनडेटर्मिनेंट जो स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है, 4 ऑप्शंस दिए गए, सिंपली स्पॉटेड बीम या फिर अप्रोप्ड कैंटिलीवर विद इंटरनल हिंज कैंटिलीवर या फिर बीम विद बोथ एंड्स फिक्स। देखिए इन चारों स्ट्रक्चर्स के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है। देखिए हमें जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर जो कि ड्रॉ कर लिए गए हैं, और हमें इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है। तो इसमें जो इसका जो फॉर्मूला रहता है, फॉर्मूला होता है ds इज इक्वल टू 3m प्लस RE माइनस 3j। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। देखिए अगर कोई भी यहाँ पे जो रिलीज रिएक्शन अगर आ जाता है जिस तरह से इस सेकंड ऑप्शन में जो है कि इंटरनल हिंज दिया गया है, तो यहाँ पे 1 डिग्री का रिलीज रिएक्शन भी आएगा। तो इसके फॉर्मूले में हम माइनस RE भी लिखेंगे, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। देखिए चारों के अंदर हम पुट करेंगे। देखिए फर्स्ट के अंदर मेंबर जो हमें दिए गए हैं 1 मेंबर है, जो एक्सटर्नल रिएक्शंस आ रही हैं वो 2 + 1 3 रिएक्शन आ रहे हैं, जो जॉइंट है वो 2 जॉइंट दिए गए हैं। तो इसका जो ds है, जो इसकी स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी है, वो आ जाएगा, टोटल करेंगे तो 0। देखिए नेक्स्ट के अंदर क्या है कि मेंबर हमारे यहाँ पे 2 आ जाएंगे। इसके अंदर 1 मेंबर था लेकिन यहाँ पे 2 मेंबर आ जाएंगे, तो m की जगह हम 2 रखेंगे, RE की जगह हम 3 + 1 रखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा j जॉइंट की जगह हमारे पास 3 जॉइंट आ जाएंगे। तो हम जो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास फिर से 0 आएगा। देखिए थर्ड जो कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे हम मेंबर्स की बात करेंगे तो 1 मेंबर है, एक्सटर्नल रिएक्शन की बात करेंगे तो हमारे पास ओनली 3 है, और जब हम जॉइंट्स की बात करेंगे तो हमारे पास 2 जॉइंट है, 1 और 2। देखिए वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है कि बोथ हैंड फिक्स्ड है, तो हमारे पास मेंबर्स हैं 1 मेंबर है, और जो एक्सटर्नल रिएक्शन है वो 3 + 3 हमारे पास 6 हो जाएगा, और जो जॉइंट्स हमें दिए गए हैं वो भी 2 जॉइंट हैं, तो 2 रख देंगे। तो इनको जो हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास डिटरमिनेंसी आ जाएगी 3। तो ऑप्शन जो 4 है, बीम विद बोथ फिक्स्ड एंड, उसमें जो है इनडिटरमिनेंसी आ जाएगी 3 डिग्री की, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ जॉइंट्स j एंड नंबर ऑफ मेंबर्स m इज गिवन बाय। देखिए जो पिन फ्रेम स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर जो रिलेशनशिप रहता है वो रहता है परफेक्ट फ्रेम के लिए m + 3 इज इक्वल टू 2j। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे फॉर्मूले दिए गए हैं देख लेते हैं। तो इससे बनेगा, अगर हम 3 को इधर भेज दें, m इज इक्वल टू 2j - 3, तो ऑप्शन 1 जो है वो ए है, वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a simply spotted beam carrying UDL along full span L, the maximum bending moment at center would be। देखिए हमें सिंपली स्पॉटेड बीम के बारे में पूछा गया है जिसमें UDL W लग रहा है और उसका स्पान लेंथ हमें दी गई है L। तो हमें इसमें बताना है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखते हैं। देखिए ये फॉर्मूले हैं, हमें याद रखने हैं, और इन फॉर्मूले में हमें सिर्फ मैक्सिमम मोमेंट नहीं, बाकी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और एंड स्लोप, ये दोनों के जो हैं वो हमें याद रखने हैं। किसी भी क्वेश्चन में डेटा को चेंज करके हमें पूछा जा सकता है कि उसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बताइए या फिर उसका एंड स्लोप बताइए। तो हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है तो वो कितना होगा, वो होगा WL²/8। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The relationship between radius of curvature r, bending moment m and flexural rigidity EI is given by। तो हमें बताना है कि जो r है, m है और EI है, इसके अंदर
रिलेशनशिप क्या होता है, देखिए हमें फ्लेक्सर फॉर्मूला जो होता है m/i इज इक्वल टू f/y इज इक्वल टू e/r, तो इसको तो हमें याद रखना है। देखिए इसके अंदर हमसे पूछा गया है कि हमें इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा जो है ऑप्शन करेक्ट है। देखिए हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं, r इज इक्वल टू m/ei, m इज इक्वल टू ei/r, ei इज इक्वल टू r/m और e इज इक्वल टू mi/r। इन चारों ऑप्शंस को जब हम इस इक्वेशन से मैच करके देखते हैं तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि m इज इक्वल टू ei/r आएगा। अगर हम यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे तो वो होगा e मल्टीप्लाई, ये i है इसके मल्टीपल में चला जाएगा और अपॉन जो r दिया गया, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्लोप ऑफ द फिक्स्ड एंड ऑफ अ कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू UDL W पर यूनिट लेंथ थ्रू आउट द स्पान L इज। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया है कि फिक्स्ड एंड का स्लोप क्या होगा किसी भी कैंटिलीवर बीम के अंदर जिसमें UDL लग रहा है और उसकी जो लेंथ है वो L है। तो हम देखते हैं कैसे होगा। देखिए इस तरह से कोई भी कैंटिलीवर बीम है जिस पर W का UDL लग रहा है, तो उसका जो एंड स्लोप होगा, यानी कि जो ये इसका जो बेंडिंग होगी वो इस तरह से होगी, तो जो इस पॉइंट पे जो स्लोप आएगा उसकी वैल्यू होगी WL3/6EI। तो ये हमें ध्यान रखना है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा वो भी इसी पॉइंट पे आएगा, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी WL4/8EI। और जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा वो आएगा इस पॉइंट पे, और जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी WL2/2। तो ये बातें हमें याद रखनी है। देखिए क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि फिक्स्ड एंड पे स्लोप कितना होगा, तो जो फिक्स्ड एंड है वहाँ पे जो स्लोप की वैल्यू होगी वो होगी 0, और जो है फ्री एंड वहाँ पे जो स्लोप की वैल्यू होगी वो होगी WL3/6EI। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि हमें फिक्स्ड एंड पे पूछा गया है ना कि फ्री एंड पे। फ्री एंड पे पूछा जाता तो इसका आंसर हो जाता ये, लेकिन जो फिक्स्ड एंड है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The deflection at center of simply spotted beam of a span L subjected to a concentrated load W at mid span is। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया है कि डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी होगी सिंपली स्पॉटेड बीम के अंदर जिसकी लेंथ L है, उसके कंसनट्रेटेड जो लोड W लग रहा है उसके मिड स्पान पे। तो हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए इस तरह से हमें सिंपली स्पॉटेड बीम दिया गया है, सेंटर के अंदर हमें W यूनिट लोड दिया गया है, इधर L/2 स्पान जो है रह जाएगा। तो इसकी जो वैल्यूज है ये भी हमें याद रखनी है। ये जो इसका एंड स्लोप होता है, यानी कि ये इस तरह से इसकी बेंडिंग होगी, और जो ये जो एंगल होगा थीटा, ये दोनों साइड में जो इसकी वैल्यू क्या है सेम होगी, और इसका जो वैल्यू होती है वो होता है WL2/16EI। तो ये हमें याद रखना है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा वो आएगा सेंटर पे, और जो इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी WL3/48EI, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है ये भी ध्यान रखना है, WL/4 होता है सेंटर पे। तो ये सारी वैल्यू हमें याद रखनी है। क्वेश्चन में डेटा चेंज करके हमें डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे जाते हैं, तो जो भी ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं तो ये इनकी वैल्यूज क्या है हमें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डायग्राम शोइंग द वेरिएशन ऑफ एक्सियल लोड अलोंग द स्पान इज कॉल्ड। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया है कि ऐसा जो डायग्राम होता है जिसके अंदर एक्सियल लोड का वेरिएशन हम शो करते हैं उसके स्पान के अलोंग, तो उस तरह के डायग्राम को हम क्या बोलते हैं। देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं, शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, थ्रस्ट डायग्राम या इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। देखिए शेयर फोर्स डायग्राम नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर शेयर का वेरिएशन हम दिखाते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हम बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन दिखाते हैं अलोंग द लेंथ। इसका आंसर होगा थ्रस्ट डायग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन मॉडुलस ऑफ ए सर्कुलर सेक्शन ऑफ ए डायमीटर d इज। देखिए हमें क्या पूछा गया है, सेक्शनल मॉडुलस जो होता है z वो पूछा गया है सर्कुलर सेक्शन के लिए जिसका डायमीटर d हमें दिया गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। सेक्शनल मॉडुलस z होता है वो होता है I/y मैक्स, जहाँ पे I रहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और y रहता है कि उसके न्यूट्रल एक्सिस की जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है आउटर एंड से वो होता है। तो इसके अंदर I जो होता है सर्कुलर सेक्शन के लिए जो I होता है उसका फॉर्मूला होता है πd⁴ डिवाइडेड बाय 64। तो ये जो होता है ये हमने I की वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पे। I इज इक्वल टू होगा πd⁴/64। जो हमें याद रखना है उसको हम डिवाइड करेंगे y मैक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा d/2। जब हम ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा πd³/32। तो ये हमें याद रखना है कि सेक्शनल मॉडुलस होता है किसी भी सर्कुलर सेक्शन के लिए, उसकी वैल्यू होती है πd³ डिवाइडेड बाय 32, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए इसके साथ साथ हमें I की वैल्यू याद रखनी बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि उसी से हम z निकालते हैं। तो उसकी जो वैल्यू होती है i की किसी भी सर्कुलर सेक्शन के लिए वो रहती है पाई डी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 64, और z की जो वैल्यू होती है सेक्शन मॉडुलस की उसकी वैल्यू होती है पाई डी की पावर 3 डिवाइडेड बाई 32। तो ये क्या है, हमें कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुप स्ट्रेस इज, देखिए हमें हुप स्ट्रेस के बारे में पूछा गया है, क्या होता है वो, सर्कमफेरेंशियल टेंसाइल स्ट्रेस होता है या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है या फिर रेडियल स्ट्रेस होता है या फिर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होता है। देखिए किसी भी थिन वॉल जो है साइलेंडर होता है उसके अंदर जो उसके आउटर शेल होती है उसके अंदर दो तरह के स्ट्रेस लगते हैं, एक होता है हुप स्ट्रेस और एक रहता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। देखिए ये दोनों जो होते हैं नेचर के अंदर ये टेंसाइल होती है। देखिए इस कोई भी पार्टिकल पे इस तरह से लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस लगता है, वो पार्टिकल को स्ट्रेच करता है यानी कि वहाँ पर टेंसाइल बन रहा है। हुप स्ट्रेस होता है ये भी इसको खींचता है पार्टिकल को दोनों साइड से, यानी कि ये भी टेंसाइल है। तो लेकिन जो हुप स्ट्रेस होता है वो इस कर्व के अकॉर्डिंग उसको इस तरह से टेंसाइल जो फोर्स वो लगता है, इसका मतलब इसकी सरकमफ्रेंस पे लगता है हुप स्ट्रेस। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा सरकमफ्रेंशियल टेंसाइल स्ट्रेस होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन केस ऑफ थिन वॉल्ड सिलेंडर द रेशियो ऑफ हुप स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। देखिए हमें थिन वॉल्ड सिलेंडर के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा है कि हुप स्ट्रेस जो होता है सिग्मा एच और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होता है जो सिग्मा एल, तो उनका जो है उनका रेशियो पूछा गया है। देखिए इनके जो फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। देखिए हुप स्ट्रेस जो सिग्मा एच है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी डी बाई 2t, और लॉन्गिट्यूडिनल जो स्ट्रेस है सिग्मा एल को हम लिखते हैं पी डी बाई 4t। तो इनकी वैल्यू हमें नॉर्मली पता रहती है। जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन जो ए है यानी कि 2, इसको डिवाइड करने पे जो आएगा 2। देखिए हमें याद रखना है कि हुप स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है वो जो है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की दुगना होता है। तो कई बार ये डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन के अंदर, और कई बार हमें इस तरह से फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करने पर भी पूछ सकते हैं। तो ये क्या है, हमें फॉर्मूले भी याद रखने हैं और हमें इस तरह से इनका रेशियो भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ शाफ्ट ऑफ डायमीटर डी इज सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क T, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें टॉर्क की वैल्यू T दी गई है और एक शाफ्ट दी गई है, सर्कुलर शाफ्ट है जिसका डायमीटर D दिया गया है, और हमें यहाँ पे मैक्सिमम शियर पूछा गया यानी कि हमें टो जो मैक्स है वो पूछा गया है। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला रहता है जो हमें याद रखना है कि टो अपॉन आर इज इक्वल टू T बाय यानी कि टॉर्क बाय J। यहाँ पे जो J होता है ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है जिसकी वैल्यू होती है IX प्लस IY। तो और IX जो हमने अभी देखा है पाई डी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 64, इस तरह से IY है वो भी पाई डी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 64। इन दोनों को जो हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पाई डी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 32। तो जो J की वैल्यू होती है वो होती है पाई डी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 32। तो जो J है इसको हम IP भी लिखते हैं, I पोलर भी लिखते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। देखिए टॉर्क जो T है इसकी टर्म के अंदर हमें आंसर चाहिए, और यहाँ पे हमें टो मैक्स की वैल्यू पूछी गई है। तो टो मैक्स के लिए यहाँ पे हमें आर मैक्स पुट करना पड़ेगा। आर मैक्स जो होगा इसका मतलब आर मैक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा D/2। तो ये सारी वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास टो जो मैक्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 16T डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिट्स ऑफ सरफेस टेंशन। देखिए हमें सरफेस टेंशन की यूनिट हमें से पूछी गई है, और सरफेस टेंशन जो होता है वो होता है किसी भी लिक्विड की सरफेस पे पर यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स होता है, वो सरफेस टेंशन होता है। तो पर यूनिट लेंथ पे जो फोर्स लगता है, तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं सेम एज यूनिट ऑफ फोर्स। तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि फोर्स अपॉन लेंथ होना चाहिए, और हमें इसको अभी छोड़ते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। डायमेंशनल लेस भी नहीं हो सकता क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। तो ऑप्शन बी इसका जो है वो करेक्ट होना चाहिए। देखिए अगर हमें नहीं भी पता है कि एनर्जी पर यूनिट एरिया होता है कि नहीं, तो हमने क्या किया, इन तीनों ऑप्शंस को क्या है हमने एलिमिनेट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिटोट ट्यूब इज़ यूज फॉर मेजरमेंट। देखिए पिटोट ट्यूब किस काम में आती है, क्वेश्चन में पूछा गया है। प्रेशर मेजरमेंट के, वेलोसिटी मेजरमेंट के, विस्कोसिटी मेजरमेंट के, या फिर सरफेस टेंशन को मेजर करने के काम में आती है। तो जो इसका आंसर है वो है वेलोसिटी मेजर के करने के काम में आती है पिटोट ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अपर सरफेस ऑफ वियर ओवर विच वाटर फ्लोज इज नोन एज। देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो वियर होता है और जिसके ऊपर से जो वाटर फ्लो होता है, तो वो जो सरफेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शंस दिए गए नेपे, क्रेस्ट,
सिल या फिर वेन। देखिए जो वियर की जो टॉप जो सरफेस होती है जिसके ऊपर से वाटर फ्लो करता है उसको हम बोलते हैं सिल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मर्करी इज यूज इन बैरोमीटर बिकॉज, देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि बैरोमीटर के अंदर हम मर्करी यूज क्यों करते हैं। ऑप्शंस दिए हैं, इट इज़ अ परफेक्ट फ्लूइड, इट्स वॉल्यूम चेंजेस विद टेम्परेचर, इट इज़ अ लिक्विड मेटल, इट गिव्स लेस हाइट ऑफ कॉलम फॉर हाई प्रेशर। देखिए इस मर्करी हम बैरोमीटर के अंदर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो मर्करी है उसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है, और अगर इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी किसी भी फ्लूइड की, इसका मतलब है जो हाइट ऑफ जो कॉलम है उसकी वैल्यू क्या है, कम आएगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लो इन अ पाइप इज लेमिनार इफ रेनॉल्ड्स नंबर, देखिए लेमिनार फ्लोर के लिए रेनॉल्ड्स नंबर की हमसे पूछा गया कितना होगा। देखिए रेनॉल्ड नंबर जो है अगर 2000 के कम है तो जो फ्लो है वो लेमिनार होता है, 2000 से 4000 के बीच होता है तो वो ट्रांजिशनल फ्लो होता है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 4000 के ऊपर चली जाती है जो फ्लो हो जाता है टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया लेमिनार फ्लो, तो इसका आंसर हो जाएगा लेस देन 2000, ऑप्शन ए जो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेल्टन व्हील इज देखिए हमें पेल्टन व्हील के बारे में पूछा गया है, जो टरबाइन है पेल्टन व्हील टरबाइन उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है या रेडियल फ्लो टरबाइन है या मिक्स फ्लो टरबाइन है या एक्सियल फ्लो टरबाइन है। देखिए हमें ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि पेल्टन व्हील जो टरबाइन है वो टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है। अगर हमसे फ्रांसिस के बारे में पूछ लिया जाए तो वो रेडियल फ्लो है, कापलान के बारे में पूछ लिया जाए तो वो एक्सियल फ्लो है। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया पेल्टन व्हील टरबाइन, तो वो जो हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है, इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये बाकी के हैं उन्हें भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ फ्रांसिस टरबाइन इज इन द रेंज ऑफ, देखिए हमें क्वेश्चन में पूछा गया है स्पेसिफिक स्पीड जिसको हम NS से रिप्रेजेंट करते हैं, वो पूछा गया है कि फ्रांसिस टाइप के टरबाइन के लिए। देखिए ये स्पेसिफिक स्पीड हमें याद रखनी है। देखिए पेल्टन व्हील के लिए ये नॉर्मली रहती है 10 to 60 और फ्रांसिस टरबाइन के लिए रहती है 60 to 300, कापलान के लिए रहती है 300 to 1000। अगर हम पेल्टन को अगर फिर से अगर डिवाइड करके और देखना चाहें तो इसमें डिटेल में देखना चाहें तो 10 to 35 रहती है जब 1 नोजल लगी हो, 35 to 60 रहती है जब 2 या उससे ज़्यादा नोजल लगी हो या फिर मल्टी जेट पेल्टन व्हील टरबाइन लगा हो। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं 10 to 35, 35 to 60, 40 to 60, 300 to 1200। देखिए ऑप्शंस जो है कोई भी जो मैच नहीं कर रहा है क्योंकि फ्रांसिस टरबाइन के लिए नॉर्मली 60 to 300 रहता है। तो ये क्वेश्चन में कुछ एरर है, लेकिन आप ये जो है टेबल इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ब्रिक मैसनरी द फ्रॉग ऑफ द ब्रिक इज नॉर्मली केप्ट ऑन, देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्रिक मैसनरी के अंदर फ्रॉग जो होता है उसको नॉर्मली किस तरह से रखा जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं बॉटम फेस, टॉप फेस, एक्सपोज्ड फेस या इंटीरियर फेस। देखिए ब्रिक मैसनरी के अंदर जो फ्रॉग होता है उसको हम टॉप फेस पे रखते हैं, उसको टॉप की तरफ उसका डायरेक्शन करके रखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉन्ड मेड ऑफ अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर इन द सेम कोर्स इज नॉन एज, देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेम कोर्स एक ही लेयर के अंदर अगर हेडर हो और स्ट्रेचर दोनों तरह के बॉन्ड हो, यानी कि एक हेडर लगा दिया एक स्ट्रेचर लगा दिया, एक हेडर और एक स्ट्रेचर, अगर इस तरह से अल्टरनेट चलता रहे तो उसको हम कौन सी तरह का बॉन्ड होता है, वो स्ट्रेचर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड या डबल फ्लेमिश बॉन्ड। देखिए स्ट्रेचर बॉन्ड में तो सारे स्ट्रेचर रहते हैं तो ये आंसर तो नहीं होगा। हेडर बॉन्ड में सारे जो हैं वो हेडर रखे जाते हैं तो ये आंसर नहीं होगा। बाकी दो के बारे में हम देखते हैं। देखिए इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड में क्या रहता है, इंग्लिश बॉन्ड के अंदर क्या रहता है कि जो ये वन कोर्स है ये दूसरा कोर्स है, यानी कि ये दूसरा लेयर है, इसके अंदर एक लेयर के अंदर सारे जो हैं वो स्ट्रेचर हैं और एक लेयर के अंदर सारे जो हैं हेडर रखे गए हैं। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि सेम कोर्स के अंदर हेडर भी हो और स्ट्रेचर भी हो, यानी कि इंग्लिश बॉन्ड तो नहीं होगा। और देखिए फ्लेमिश बॉन्ड में क्या रहता है, एक स्ट्रेचर एक हेडर, एक स्ट्रेचर एक हेडर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द साइड्स ऑफ द ओपनिंग सच एज डोर्स विंडोज आर नोन एज, देखिए हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो डोर और विंडो की जो ओपनिंग रहती है उसके जो साइड्स रहते हैं फ्रेम की उसको हम क्या बोलते हैं। तो इसमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं, जेम्स, हेड्स या फिर रिवील्स या फिर वर्टिकल्स। तो इसका जो आंसर है वो पहले देखते हैं कि क्या होता है। देखिए इस तरह से डोर रहता है, इस वक्त में ये साइड में जो केसिंग रहती है तो ये जो वर्टिकल मेंबर जो रहते हैं जो साइड के अंदर इसको हम बोलते हैं जैम। तो जो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ डोवल इज है, देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि डोवल क्या है, गिट्टक जो है वो क्या है।
तो हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, फास्टनर है, सपोर्ट है, या फिर जॉइंट इन अ वुडन पीस है, या फिर टूल यूज्ड इन वुड वर्क। तो इसका जो आंसर है वो है ये एक तरह का सपोर्ट होता है, एक तरह का पिन रहता है। देखिए किसी भी सपोर्ट पे, किसी भी जॉइंट के अंदर हम स्मॉल जो पीस जो हम ऐड करते हैं, किसी भी वुडन का, किसी भी मेटल का, एक तरह का वायर जो पिन या फिर हम उसके अंदर डालते हैं, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने में, उसको हम डोल बोलते हैं। तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्लोप ऑफ स्टेयर शुड नॉट बी मोर देन। देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि किसी भी स्टेयर जो होता है उसका स्लोप की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होती है। देखिए जो किसी भी स्टेयर की जो स्लोप होता है हॉरिजॉन्टल से, तो उसकी एक मिनिमम वैल्यू हम रखते हैं 25 डिग्री और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो रखते हैं 40 डिग्री। यानी भी किसी भी स्टेयर केस की हॉरिजॉन्टल से जो भी एंगल होगा वो 25 से 40 डिग्री के अंदर ही होना चाहिए, ये उसकी रेंज होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 40 डिग्री, ऑप्शन 1 जो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा जाए कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेंबर लेड हॉरिजॉन्टली टू सपोर्ट द कॉमन राफ्टर एंड विच ट्रांसमिट द लोड टू द ट्रस और वॉल इज कॉल्ड। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि एक मेंबर है जो कि हॉरिजॉन्टली हम उसको लगाते हैं और जो कि कॉमन राफ्टर को जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और जो सारा लोड है वो वॉल या फिर ट्रस के ऊपर वो कि सारा का लोड है ट्रांसमिट कर देता है। तो इस तरह के मेंबर को हम क्या बोलते हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं, जैक राफ्टर, ड्रैगन बीम, पर्लिन या फिर बैटन। देखिए इस तरह से जो स्लोप रूफ रहती है, तो इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल मेंबर लगाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं पर्लिन, और जो ये मेंबर रहते हैं और इस तरह से इंक्लाइंड मेंबर उनको राफ्टर बोलते हैं। तो ये पर्लिन्स जो क्या करते हैं, सारे जो भी राफ्टर्स दिए गए हैं इनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और जो ये जो पर्लिन रहते हैं ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर लगते हैं, और ये जो सारा का सारा जो लोड है ये एंड पे जाके ये सारा जो पीछे वॉल दी गई है या फिर आगे कोई भी ट्रस होगा तो वहाँ पे ट्रांसमिट कर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन लॉन्ग बिल्डिंग एक्सपेंशन जॉइंट्स आर रिकमेंडेड टू बी प्रोवाइडेड एट द इंटरवल। तो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि कोई भी लॉन्ग बिल्डिंग हो तो हमें एक्सपेंशन जो जॉइंट हम प्रोवाइड करते हैं नॉर्मली वो कितनी डिस्टेंस पे हम प्रोवाइड करते हैं। तो हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 20 to 30 मीटर, 50 to 60 मीटर, 70 to 80 मीटर या फिर 90 to 100 मीटर। तो जो हम इस तरह से एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं वो नॉर्मली मैक्सिमम हम 30 मीटर पे प्रोवाइड करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि उसको हम 20 to 30 मीटर के जो डिस्टेंस पे एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइंग फॉलोड टू प्रिवेंट अक्यूमुलेशन ऑफ द एरर। देखिए अक्यूमुलेशन ऑफ एरर को हम कम करने के लिए जो सर्वे के अंदर जो हम प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं उसको वो कौन सा प्रिंसिपल है, क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, टू वर्क फ्रॉम पार्ट टू होल, नन ऑफ अबोव, बोथ ए एंड बी। देखिए अगर हम वर्क फ्रॉम पार्ट टू होल करेंगे तो ये स्मॉल पार्ट्स जो हैं इनका जो एरर है इंडिविजुअल पार्ट के अंदर वो ऐड होता जाएगा और अक्यूमुलेशन ऑफ एरर हो जाएगा। तो ये आंसर है, ऑप्शन है जो गलत हो जाएगा। इसका आंसर है टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। होल टू पार्ट करेंगे तो जो है जो अक्यूमुलेशन ऑफ एरर, इनकी एरर जो इकट्ठा नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज इग्नोर्ड इज। देखिए इस तरह का सर्वे जिसके अंदर हम अर्थ के कर्वेचर को इग्नोर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्लेन सर्वे। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ऐसा सर्वे जिसमें कर्वेचर ऑफ जो अर्थ होता है उसको कंसीडर करते हैं तो उसका आंसर हो जाता है जियोडेटिक सर्वे। जियोडेटिक सर्वे के अंदर हम अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करते हैं, प्लेन सर्वे के अंदर हमें अर्थ के कर्वेचर को इग्नोर करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर 1 डिवाइडेड बाई 1 लाख सिग्निफाइज अ स्केल। देखिए क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि 1 डिवाइडेड बाय 1 लाख, एक को अगर हम 1 लाख से डिवाइड करें तो ये जो अगर RF है, जो RF है ये किसके इक्वल होगा, क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शंस हमें दिए गए हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू जो है 1 लाख मीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, नन ऑफ अबो। देखिए इन सारों की ऑप्शंस जो दिए गए हैं सेंटीमीटर और इधर मीटर दिया गया, इधर सेंटीमीटर और इधर किलोमीटर दिया गया, इधर सेंटीमीटर और इधर किलोमीटर किया गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो दिए गए हैं इनकी जो दोनों साइड के अंदर अगर हम यूनिट्स को सेम कर दें और फिर उनको अगर कंपेयर करें, इन चारों ऑप्शंस में जो ऑप्शन इसके इक्वल टू हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा। तो जब हम चारों को, इन सेंटीमीटर को इस मीटर को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, इस किलोमीटर को जब हम इस सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और इस किलोमीटर को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि जो ऑप्शन सी है यानी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर
इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ मीटर, और इस मीटर को फिर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 10⁻² सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हो जाएगा 1/10⁵, जो कि क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम पिच ऑफ एनी टू एडजेसेंट रिवेट इन टर्म्स ऑफ थिकनेस ऑफ प्लेट टी इज लिमिटेड टू। देखिए क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि मैक्सिमम पिच है वो कितनी होनी चाहिए प्लेट की थिकनेस में। टी पूछा गया है, टी जो है दिया गया है, ऑप्शंस दिए गए हैं 24T, 32T, 36T और 40T। देखिए कोड क्या बोलता है, कोड ये बोलता है कि कोई भी जब दो रिवेट लगी हो कंसेक्यूटिव, तो उनके अंदर मेजरमेंट किया जाए तो किस तरह से उनकी पिच होनी चाहिए। उनके अंदर जो मिनिमम पिच होती है वो होती है 2.55, यानी कि डाया ऑफ दी रिवेट, और जो मैक्सिमम पिच होती है वो होती है 16T, 12T या 32T। और ये जो वैल्यू होती है ये टेंशन में होती है, ये जो वैल्यू होती है कंप्रेशन में होती है, और ये होती है टैक रिवेटेड के अंदर। ऑप्शन के अंदर हमसे जो मैच कर रहा है वो है 32T। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेजुएटेड रिंग ऑफ अ प्रिज्मेटिक कंपास स्टार्ट्स विद 0 मार्क एंड इट इज मार्क्ड 8। देखिए क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है उसके अंदर हम 0 मार्क करते हैं स्टार्ट के अंदर, तो वो 0 होता है वो कौन सी साइड में होते हैं। ऑप्शन हमें दिए गए हैं नॉर्थ साइड में या साउथ साइड में या ईस्ट साइड में या वेस्ट साइड में। तो देखिए सबसे पहले हम कंपास के बारे में देखते हैं। देखिए इस तरह से जो ग्रेजुएटेड रिंग रहती है प्रिज्मेटिक कंपास में, और इस तरह से ग्रेजुएटेड रिंग रहती है सर्वेयर कंपास के अंदर। देखिए प्रिज्मेटिक कंपास में क्या होता है, जो हम साउथ होता है साउथ पॉइंट पे हम 0 मार्क करते हैं, और जो नॉर्थ पॉइंट होता है वहाँ पे 180 डिग्री मार्क करते हैं, और जो वेस्ट होता है वहाँ 90 डिग्री होता है, और जो ईस्ट होता है यहाँ 270 डिग्री रहता है। देखिए नॉर्मली अगर हम बात करें तो इधर नॉर्थ रहता है, इधर साउथ रहता है, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट रहता है। नॉर्थ पे हम 0 लिखते हैं, ईस्ट पे हम 90 डिग्री लिखते हैं, साउथ पे हम 180 डिग्री लिखते हैं, और वेस्ट पे हम 270 डिग्री लिखते हैं। लेकिन जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है उसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज़ को हम 180 डिग्री क्या है कि इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं। यानी कि नॉर्थ पे जहाँ 0 आना चाहिए वो यहाँ पे 0 आएगा, ईस्ट पे जहाँ 90 डिग्री आना चाहिए वो यहाँ पे आएगा, साउथ पे जो 180 डिग्री आना चाहिए वो नॉर्थ पे आएगा, और जो वेस्ट पे 270 आना चाहिए वो 180 डिग्री लेटर यानी कि 270 डिग्री जो ईस्ट पे आएगा। तो इस तरह से हमें प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में ध्यान रखना है। प्रिज्मेटिक कंपास को अगर हम हैंड के अंदर होल्ड करके, हाथ के अंदर होल्ड करके भी रीडिंग्स ले सकते हैं, तो ये भी एक तरह से एडवांटेज है प्रिज्मेटिक कंपास का, ये भी हमें याद रखना है। देखिए सर्वेयर कंपास के अंदर क्या होता है, और ये इसमें जो रीडिंग ली जाती है वो ओनली 90 डिग्री यानी कि क्वाड्रेंटल जो बेरिंग सिस्टम होता है, लेकिन प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर होल बेरिंग सिस्टम रहता है। इसके प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर हम 360 डिग्री तक हम वैल्यूज़ जो है वो रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन सर्वेयर कंपास में हम 0 to 90 डिग्री जो वैल्यू है वो रीडिंग्स लेते हैं। इसके अंदर नॉर्थ पे 0 रहता है और साउथ पे 0 होता है, लेकिन इसके अंदर जो ईस्ट और वेस्ट है इनकी डायरेक्शन जो है इंटरचेंज हो जाती है। जहाँ पे ईस्ट होना चाहिए वहाँ पे वेस्ट होता है, जहाँ पर वेस्ट होना चाहिए वहाँ पे ईस्ट होता है। तो ये सारी बातें हमें दोनों कंपास के बारे में ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन में हमें प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में पूछा गया है कि कहाँ पे 0 होता है, तो वहाँ वो जो प्रिज्मेटिक जो कंपास होता है उसमें 0 जो है कि साउथ साइड में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम होल सर्कल बेयरिंग ऑफ 204 डिग्री 30 मिनट विल बी एक्सप्रेस्ड एज। देखिए हमें होल सर्कल बेयरिंग दी गई है 240 डिग्री 30 सेकंड, और हमें क्वाड्रेंटल बेयरिंग बताना है कि उसकी कितनी होगी। देखिए इस तरह से क्वाड्रेंटल बेयरिंग रहता है, और नॉर्थ से हम सारी की सारी जो है होल सर्कल बेयरिंग के अंदर सारी रीडिंग लेते हैं। हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि 204 डिग्री जो है 280 से बड़ा है और 270 से छोटा है, यानी कि ये जो है इस तरह से यहाँ पे आएगी इसकी वैल्यू, और ये जो ये एंगल है ये 180 डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री, और हमसे क्वेश्चन के अंदर ये टोटल एंगल है वो हमें दिया गया है 204 डिग्री और 30 मिनट का जो हमें एंगल दिया गया है। तो हम क्या करेंगे 204 डिग्री जो 30 मिनट है उसके अंदर से 180 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24 डिग्री और 30 मिनट। तो हमारे पास जो है ये एंगल जो है वो उसकी वैल्यू आ गई 24 डिग्री 30 मिनट। तो ये वाला पॉइंट साउथ है और ये वाला पॉइंट जो है वेस्ट होता है, तो साउथ वेस्ट से इसकी रीडिंग आ जाएगी 24 डिग्री 30 मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द बेंचमार्क एस्टेब्लिश्ड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट विद वेरी हाई प्रिसीजन विद रेफरेंस टू मीन सी लेवल इज नोन एज। देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सर्वे ऑफ इंडिया ने कोई जो एस्टेब्लिश किया हो बेंचमार्क और जिसका क्या है सबसे ज़्यादा वेरी हाई प्रिसीजन हो, तो इस तरह के रेफरेंस को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं जीटीएस बेंचमार्क, परमानेंट बेंचमार्क, आर्बिट्रेरी बेंचमार्क या फिर टेम्परेरी बेंचमार्क। देखिए इन चारों में से सबसे ज़्यादा प्रिसीजन रहता है वो रहता है जीटीएस बेंचमार्क का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए अगर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन जो जीटीएस ना दिया हो तो इसका आंसर हम टिक करेंगे परमानेंट, लेकिन जीटीएस रहता है वो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्यूनियन एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ट्यूनियन एक्सिस होती है वो क्या होती है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं द एक्सिस अबाउट विच द टेलीस्कोप कैन बी रोटेटेड इन अ वर्टिकल प्लेन, द एक्सिस अबाउट विच द टेलीस्कोप कैन बी रोटेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, द वर्टिकल एक्सिस या फिर द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। देखिए पहले हम टेलीस्कोप देखते हैं, इस तरह से क्या होता है कि इस तरह से टेलीस्कोप लगा होता है और थ्योडलाइट के अंदर ये वर्टिकल सर्कल होता है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल होता है। देखिए ये वर्टिकल एक्सिस होती है और ये जो एक्सिस होती है इसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस या ट्यूनियन एक्सिस भी बोलते हैं। इस एक्सिस के अकॉर्डिंग जो है इस टेलीस्कोप को हम रोटेट कर सकते हैं इन अ वर्टिकल प्लेन। इस टेलीस्कोप को हम वर्टिकल प्लेन में रोटेट करते हैं और ये जो ट्यूनियन एक्सिस है इसके अराउंड हम रोटेट करते हैं। तो हमें जो ऑप्शंस दिया गया है ऑप्शन ए वो करेक्ट हो जाएगा। जो ट्यूनियन एक्सिस होती है, ये जो एक्सिस होती है इसमें टेलीस्कोप को हम रोटेट करते हैं वर्टिकल प्लेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कर्व हैविंग वेरिंग रेडी एंड इंट्रोड्यूस इन अ बिटवीन अ स्ट्रेट एंड अ सर्कुलर कर्व इज नोन एज। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि कोई एक कर्व है जिसकी जो रेडियस है वो वेरी कर रही है और उसको जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है किसी भी स्ट्रेट लाइन और जो सर्कल है उसके अंदर उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इस तरह के कर्व को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शंस दिए गए कंपाउंड कर्व और ट्रांजिशन कर्व, वर्टिकल कर्व या फिर सबमिट कर्व। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ट्रांजिशन कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द साइज ऑफ क्यूब टू डिटरमाइन कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ कंक्रीट इज। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्यूब का साइज़ क्या होता है जब हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेजर करनी हो किसी भी कंक्रीट की। तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं 150 mm, 175 mm, 200 mm या फिर 225 mm का जो हम क्यूब बनाएंगे वो। देखिए कंक्रीट का जो हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं 150 mm का जो क्यूब होता है वो यूज़ करते हैं। अगर यही क्वेश्चन के अंदर हमें सीमेंट के बारे में पूछ लिया जाए तो हम यूज़ करते हैं वो होता है 70.6 mm का क्यूब हम सीमेंट के लिए यूज़ करते हैं, तो ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग मास कॉन्क्रीटिंग विच सीमेंट इज़ रिकमेंडेड टू बी यूज। देखिए अगर हमें मास कॉन्क्रीटिंग करनी हो तो हम किस टाइप का सीमेंट यूज़ करते हैं, तो ये पूछा गया है। ऑप्शंस में हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं तो उनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए ओपीसी जो सीमेंट होता है इसके 3 ग्रेड होते हैं 53, 43, 33। पहले हम 33 ग्रेड का जो है ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ करते थे। आजकल हम जनरल वर्क्स के लिए 43 ग्रेड का ओपीसी का जो हम सीमेंट यूज़ करते हैं। ये जनरल कंस्ट्रक्शन के काम में आता है ओपीसी। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है उसको हम यूज़ करते हैं अगर हमें अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए होती है। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हम यूज़ करते हैं जब हमें क्विक स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। क्विक सेटिंग सीमेंट को हम यूज़ करते हैं जब हम अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हो। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट का हम यूज़ करते हैं जब हम अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हो या फिर वहाँ पे क्या है सल्फेट की प्रेजेंस हो। लास्ट है लो हीट सीमेंट, ये हम यूज़ करते हैं कोई भी थर्मल क्रैकिंग का अगर कोई भी वहाँ पे रिस्क हो तो उसको रिड्यूस करने के लिए। यानी कि जब हम मास कॉन्क्रीटिंग करते हैं तो वहाँ पे क्या है कि रिएक्शंस की वजह से जो है हीट है बहुत ज़्यादा कंक्रीट होने की वजह से हीट क्या है क्रैक्स, थर्मल क्रैक्स वहाँ पे आ जाते हैं। तो उस कंडीशन के उस रिस्क को कम करने के लिए हम जो सीमेंट यूज़ करते हैं वो होता है लो हीट सीमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A slump cone is used primarily to provide indication of which of the following। देखिए जो स्लम्प कॉन है वो स्लम्प टेस्ट में हम यूज़ करते हैं और जो स्लम्प टेस्ट जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है वर्केबिलिटी को मेजर करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट इज। देखिए कॉम्पैक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं टू एलिमिनेट एयर वॉइड, टू अचीव मैक्सिमम डेंसिटी,
टू प्रोवाइड प्रॉपर कॉन्टैक्ट बिटवीन कंक्रीट एंड रीइंफोर्सिंग मटेरियल, ऑल ऑफ अबव। देखिए इसका जो ऑल ऑफ अबव है वो करेक्ट है, यानी कि जो कॉम्पैक्शन हम करते हैं एयर वॉइड को हटाने के लिए, कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं, वहाँ पे हमें मैक्सिमम डेंसिटी को अचीव करने के लिए करते हैं। और जो रीइंफोर्समेंट और कंक्रीट होता है उसके अंदर क्या है, प्रॉपर कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करने के लिए, ताकि उनके अंदर अच्छी बॉन्डिंग हो सके, तो उसके लिए भी हम कॉम्पैक्शन यूज़ करते हैं कंक्रीट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर IS 456/2000 मिनिमम रिकमेंडेड ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर स्ट्रक्चरल यूज इज। देखिए मिनिमम जो हम कंक्रीट जो यूज़ करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के लिए जो IS कोड के अकॉर्डिंग वो होता है M20। अगर हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए कि जो सी एरियाज हैं सी, तो वहाँ के अंदर अगर हम कंक्रीट यूज़ करनी हो तो कैसी करते हैं, तो वहाँ पे हम कंक्रीट करते हैं M30 की जो ग्रेड की कंक्रीट यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा M20, क्योंकि नॉर्मल जो स्ट्रक्चरल यूज़ के लिए हम M20 करते हैं। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन केस ऑफ स्लैब्स यूजिंग HYSD बार्स द मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील रिकमेंडेड। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्लैब्स के अंदर अगर हम HYSD बार यूज़ करें तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील का एरिया कितना होगा। तो देखिए अगर हम HYSD बार यूज़ करते हैं तो उसके लिए मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील एरिया रहता है 0.12%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर हम यूज करते हैं बार माइल्ड स्टील तो उसके लिए जो एरिया होता है वो होता है 0.15%। तो उसका आंसर है 0.15, लेकिन हमें HYSD पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेसिंग इन द बिल्ट अप स्टील कॉलम आर डिज़ाइन टू रेजिस्ट। देखिए हमें लेसिंग के बारे में पूछा किया है कि बिल्ट अप कॉलम में जो हम लेसिंग डिज़ाइन करते हैं वो क्या रेजिस्ट करने की हम यूज़ में काम में लेते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं। बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू 2.5% ऑफ द कॉलम ले। देखिए बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए हम लेसिंग यूज़ नहीं करते हैं। शेयर फोर्स ड्यू टू 2.5% ऑफ द कॉलम लोड, तो ये ऑप्शन जो करेक्ट है। एक्सियल फोर्स ड्यू टू 2.5% ऑफ द कॉलम लोड, तो ये भी गलत है। तो देखिए जो हम लेसिंग यूज़ करते हैं वो हम शेयर फोर्स का 2.5% जो होता है कॉलम लोड की वजह से, उसको रजिस्ट करने के लिए हम लेसिंग्स यूज़ करते हैं किसी भी बिल्टअप स्टील कॉलम के अंदर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बैक्टीरिया विच कैन सर्वाइव विद और विदाउट फ्री ऑक्सीजन। तो ऐसा बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के बिना या फिर ऑक्सीजन के अंदर और ऑक्सीजन के बिना दोनों जो कंडीशन के अंदर जो सर्वाइव कर सकता है, इस तरह के बैक्टीरिया को क्या कहते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं। एरोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया, फैकल्टेटिव बैक्टीरिया या फिर कोलिफॉर्म बैक्टीरिया। देखिए एरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं ये क्या है, एरोबिक या एनारोबिक दोनों कंडीशन के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The settling velocity of inorganic particle in a sedimentation tank of the water treatment plant is governed by। देखिए क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि सेटलिंग वेलोसिटी होती है किसी भी इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स की, कहाँ पे, सेटलिंग टैंक के अंदर। तो वो जो है वो किस पे डिपेंड करती है। तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं। डार्सी लॉ, ड्यूपिट्स लॉ, स्टोक्स लॉ या फिर नन ऑफ वो। देखिए जो सेटिंग वेलोसिटी है उसका जो फॉर्मूला रहता है वो होता है VS = G रो पी माइनस रो डी पी स्क्वायर डिवाइड बाई 18 म्यू। देखिए ये जो फॉर्मूला दिया गया था ये दिया गया था स्टोक्स ने, तो इसका आंसर है स्टोक्स लॉ। देखिए ये जो वेलोसिटी होती है इसको बोलते हैं हम टर्मिनल वेलोसिटी, यानी कि जो पार्टिकल इनऑर्गेनिक पार्टिकल सेटल करते हैं किसी भी सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर, तो वो थोड़ी ही देर के अंदर उनकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाती है, एक टर्मिनल वेलोसिटी पे वो पहुंच जाती है। उस कांस्टेंट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला में याद रखना है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वेलोसिटी किस किस पे डिपेंड करती है। तो ये डिपेंड करती है जो है डायमीटर ऑफ पार्टिकल पे भी डिपेंड करती है, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड पे भी डिपेंड करती है, और हम ये जो है वो डेंसिटी पे भी डिपेंड करती है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। ये स्टोक्स लॉ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वाटर मीटर विच इज़ इंस्टॉल्ड ऑन ए इंडिविजुअल हाउस कनेक्शन ऑन द म्यूनसिपल सप्लाई इज़। देखिए किस तरह का वाटर मीटर हम यूज़ करते हैं घरों के अंदर जो है वो म्यूनसिपल वाटर सप्लाई के लिए। तो ऑप्शन में दिए गए हैं। वेलोसिटी मीटर, इन्फेरेंशियल मीटर, डिस्प्लेसमेंट मीटर या फिर स्पीडोमीटर। देखिए फ्लूइड के फ्लो को मेजर करने के लिए हम जो भी मीटर यूज़ करते हैं वो इसमें दिए गए हैं। हमें सब मीटर्स के बारे में पता होना चाहिए। देखिए जो वॉल्यूम फ्लो को मेजरमेंट करने के लिए हम 4 तरह के मीटर्स को यूज़ करते हैं। पहले हैं डिफरेंशियल टाइप के, जो नॉर्मली हम पाइप्स के अंदर पढ़ते हैं, ओरिफिस हुआ, वेंचुरी हुआ, पिटोट ट्यूब हुआ, तो ये है डिफरेंशियल टाइप के होते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइप के जो होते हैं, जो हम घरों के अंदर जो म्यूनसिपल वाटर सप्लाई के लिए हम यूज़ करते हैं, वो होते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइप के।
और जो वेरिएबल एरिया रहते हैं ये गैसेस और ये जो है प्रेशर के लिए मेजरमेंट के लिए जो लिक्विड के काम में आते हैं वेरिएबल एरिया मीटर होते हैं। जो इनफरेंशियल मीटर्स होते हैं ये गैसेस के लिए, जो टरबाइन के अंदर हाई प्रेशर रहते हैं उनके मेजरमेंट में काम रहते हैं, आते हैं इनफरेंशियल टाइप के मीटर्स। तो ये सारे मीटर्स क्या है हमें पता होने चाहिए। हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि घरों के अंदर किस तरह के होते हैं म्युनिसिपल सप्लाई के अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिस्प्लेसमेंट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ बीओडी रिमूवल इज ऑब्टेन्ड। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी है जो बीओडी रिमूवल की वो कहाँ पे होगी। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑक्सीडेशन डिच के अंदर होगी, ऑक्सीडेशन पॉन्ड में होगी, एडिशनल लगून में होगी या ट्रिकलिंग फिल्टर में। देखिए पहले हम देख लेते हैं इन यूनिट में क्या रहती है इनकी एफिशिएंसी। देखिए ट्रिकलिंग फिल्टर है वो 70 to 80% जो है बीओडी को रिमूव कर देता है। ऑक्सीडेशन पॉन्ड है वो 90% जो है बीओडी को रिमूव कर सकता है, लेकिन जो ऑक्सीडेशन डिच होता है ये 98% तक बीओडी को रिमूव कर सकता है, यानी कि इसकी जो एफिशिएंसी होती है ये सबसे ज़्यादा होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीडेशन डिच, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए इस तरह से हमारे टेक्निकल के 60 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अभी हम शुरू करेंगे नॉन टेक्निकल पार्ट। पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कृपाल सिंह कौन सी कला से संबंध रखते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं ब्लू पोट्री, मीनाकारी, तलवारबाजी या फिर घुड़सवारी। तो जो है कृपाल सिंह इनका जो संबंध है वो है ब्लू पोट्री, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होली के 13 दिनों बाद रंग तेरस पर मांडल कस्बे में यह नृत्य किया जाता है। देखिए होली के 13 दिन बाद कौन सा नृत्य किया जाता है मांडल जो है कस्बे के अंदर, पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं नाहर, बिंदोरी, चाकरी या घूमर। तो इसका आंसर है नाहर। जो नाहर नृत्य है वो किया जाता है होली के 13 दिन बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में जिंक स्मेल्टर राजस्थान में कहाँ स्थित है। देखिए जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के जो जिंक स्मेल्टर यानी कि जहाँ पे जो जिंक को गलाया जाता है तो वो कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं 4। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये जो है कहाँ पे है। देखिए जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है वो जिंक और उसके जो लेड के स्मेल्टर और जो रिफाइनरीज हैं वो 3 जगह पे हैं मेनली। पहला तो है चंदेरिया जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, दूसरा है देवारी जो कि उदयपुर में है, तीसरा है दरीबा जो कि राजसमंद के अंदर है। तो ये तीनों जो है हमें याद रखने हैं। ऑप्शंस देखते हैं तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो है देवारी और जो चंदेरिया दिया गया है ऑप्शन सी वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा की सीमा से जुड़ा जिला नहीं है। तो ऑप्शंस देखते हैं। हनुमानगढ़, देखिए हनुमानगढ़ जो है वो हरियाणा से जुड़ा हुआ है, बीकानेर है वो जो नहीं जुड़ा हुआ है, सीकर है वो सही है और जयपुर सही है। देखिए हरियाणा से राजस्थान के 6 जिले लगते हैं जिसमें से बीकानेर है वो नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिला शिक्षा के प्रसार के लिए समर्पित पद्मश्री मिस लूटर का कार्य क्षेत्र था। देखिए जो पद्मश्री मिस लूटर थी उन्होंने जो महिला शिक्षा के लिए काम किया था तो कौन से वो जिले के अंदर किया था पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और अजमेर। देखिए उन्होंने जो है जयपुर के अंदर जो कि महिला शिक्षा के प्रसार के लिए काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे स्थित है। ऑप्शंस दिए गए हैं ब्यावर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। देखिए जयपुर के अंदर जो है वो भेड़ और ऊन प्रशिक्षण संस्थान जो है वो है, तो हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी विक्षोभ में सर्दी में होने वाली वर्षा, इसको हम मावठ बोलते हैं, के लिए कौन सी स्थायी पवनें जिम्मेदार होती है। देखिए वो जो भूमध्य सागरीय चक्रवात होते हैं उनकी वजह से जो राजस्थान के अंदर सर्दियों के अंदर जो वर्षा होती है जिसको हम मावठ बोलते हैं, तो जो पश्चिमी जो पवनें होती हैं, जो दक्षिणी पश्चिमी पवनें होती हैं उनकी वजह से जो बारिश होती है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देश उन्हीं अक्षांशों पर स्थित है जिन पर राजस्थान प्रदेश स्थित है। तो हमें ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट या फिर सोमालिया, इथोपिया, घाना। देखिए राजस्थान के जो समान अक्षांशों पर जो देश जो है वो स्थित हैं वो है अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र। तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंगूरिया का संबंध किस देवी से है। ऑप्शंस दिए गए शीतला माता, ओसिया माता, शाकंभरी माता या कैला देवी। देखिए जो लंगूरिया जो गीत गाए जाते हैं वो कैला देवी के वहाँ पे जब मेला लगता है तो वहाँ पे ज़्यादातर गाए जाते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट एडेप्शन गैप रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज वो रिसेंटली रिलीज्ड बाय। ऑप्शंस दिए गए हैं वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो जो क्लाइमेट चेंज की जो रिपोर्ट जो पब्लिश की गई थी उस टाइम पे, तो उसका जो आंसर है वो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की प्रथम सफ़ेद बाघ सफारी भारत में किस राज्य में आने के लिए तैयार है।
वर्ड्स फर्स्ट वाइट टाइगर सफारी इज सेट टू कम इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। देखिए जो फर्स्ट टाइगर सफारी है वो जो शुरू की गई थी वो की गई थी मध्य प्रदेश के अंदर, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड फिशरीज डे वॉज रिसेंटली ऑब्जर्व्ड। देखिए जो मत्स्य दिवस है वो जो दिवस मनाया जाता है वो 21 नवंबर को मनाया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वॉज रिसेंटली कन्फर्ड स्पेस पायनियर अवार्ड बाय द नेशनल Space Society (NSS) of which country over the historic feat on successfully sending a satellite to Mars in its very first attempt? ऑप्शंस दिए गए हैं फ्रांस, यूरोपियन यूनियन, चाइना या फिर यूएसए, तो इसका आंसर है यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीआरडीओ किस स्थान पर अपनी नई मिसाइल लॉन्च सुविधा बना रहा है? तो हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, महानदी डेल्टा कॉम्प्लेक्स, कावेरी डेल्टा कॉम्प्लेक्स, कृष्णा डेल्टा कॉम्प्लेक्स या फिर गोदावरी डेल्टा कॉम्प्लेक्स। देखिए जो डीआरडीओ है वो कृष्णा डेल्टा कॉम्प्लेक्स जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पे उन्होंने जो अपना मिसाइल लॉन्च सुविधा को वहाँ पे जो जारी किया है, वहाँ पे टेस्टिंग फैसिलिटी को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश वर्ष 2016 में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा? देखिए आईसीसी टी20 की जो मेज़बानी की थी वो की थी भारत ने, तो इसका आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के लिए विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो विदेश सचिव के रूप में जो नियुक्त किए हैं उनके बारे में पूछा गया। ऑप्शंस दिए गए हैं अलका सिरोही, डॉक्टर एस जयशंकर, सुजाता सिंह और चोकिला अय्यर। देखिए इसका जो आंसर है वो है डॉक्टर एस जयशंकर। लेकिन जो अभी रिसेंटली में है वो है हमारे जो है हर्षवर्धन जो श्रृंगला हैं, वो अभी रिसेंटली हमारे 33rd फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जिन्होंने अभी 29 जनवरी 2020 को ही अपना जो चार्ज वो है लिया है। तो हमें याद रखना है हर्षवर्धन श्रृंगला जो कि वो हमारे विदेश सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कंपनी ने अपने लाभ की सूचना दी जो कि विश्व में अभी तक किसी भी सार्वजनिक कंपनी का उच्चतम है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं अमेजन, फेसबुक, एप्पल इंक और फ्लिपकार्ट, तो इसका आंसर है एप्पल इंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी किस एनजीओ से जुड़े हैं? देखिए कैलाश सत्यार्थी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस एनजीओ से जुड़े हैं। ऑप्शंस दिए हैं बंधुआ मुक्ति मोर्चा, बचपन बचाओ आंदोलन, मुक्ति कारवां, इनमें से कोई नहीं। देखिए कैलाश सत्यार्थी थे, उन्होंने जो बच्चों के लिए जो आंदोलन चलाया था उनकी शिक्षा के लिए, तो वो जो जुड़े हैं वो है बचपन बचाओ आंदोलन से वो जुड़े गए हैं। और इन्हें 2014 के अंदर नोबेल पुरस्कार भी जो मिला था, और जो इन्हें जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो मलाला यूसुफजई हैं, उनके साथ मिलकर जो जॉइंट नोबेल मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन औसत लागत रुपयों में है। देखिए इस क्वेश्चन का थोड़ा सा फॉर्मेशन है, जो फॉर्मेट है वो थोड़ा करेक्ट नहीं है, इसलिए शायद इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। तो इसकी जगह मैं आपसे एक क्वेश्चन का आंसर चाहूँगा कि अभी 2020 के अंदर जो मनरेगा चल रहा है तो उसमें प्रति व्यक्ति उनको कितना जो पेमेंट किया जाता है पर डे के हिसाब से, कितने उनको पैसे मिलते हैं प्रतिदिन, आपको ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2013-14 में मनरेगा के तहत राजस्थान में निःशक्तजनों का प्रतिशत रहा है, यानी कि जो डिसेबल्ड पर्सन है वो नरेगा के अंदर 2013 और 14 के अंदर कितने परसेंटेज जो वर्कर्स थे वो जो पूछा गया है। इसके अंदर ऑप्शंस दिए गए हैं 1.5, 2.2, 0.06 और 0.10%। देखिए जो डिसेबल पर्सन का जो परसेंटेज था वो नॉर्मली बहुत कम था, तो इसका आंसर ऑप्शन सी 0.06% ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनरेगा के तहत कार्य करने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए, तो ऑप्शंस दिए गए हैं मैनुअल श्रम एवं मशीनें नहीं, मैनुअल श्रम एवं मशीनें, केवल मशीनें, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो मनरेगा के अंदर जो भी काम किया जाता है उसके अंदर मैनुअल वर्क किया जाता है, मैनुअल लेबर की हमें यूज करते हैं, इसके अंदर मशीनें जो हैं उनका यूज नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ट्रॉन के बारे में हमसे पूछा गया कि जो फोर्ट्रॉन है वो क्या है। ऑप्शंस देंगे फाइल ट्रांसलेशन, फॉर्मेट ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन या फिर फ्लोपी ट्रांसलेशन। देखिए जो फोर्ट्रॉन होता है वो बना है फॉर्मूला के फोर और ट्रांसलेशन के ट्रांस को अगर जोड़ते हैं तो बनता है फोर्ट्रॉन, तो ये इसी का ही एक तरह से इसको मिक्स करके बनाया गया फोर्ट्रॉन, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस रिटन विद द यूज ऑफ इंग्लिश वर्ड इंस्टेड ऑफ बाइनरी मशीन कोड इज, तो हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं नेमोनिक्स, सिंबॉलिक कोड, ग्रे कोड या फिर ऑप कोड। तो देखिए कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस जो लिखे जाते हैं
किसी भी इंग्लिश वर्ड्स के अंदर इंस्टेड ऑफ बाइनरी, यानी कि हम 0 और 1 के अंदर न लिख के कोई भी इंग्लिश वर्ड जब टाइप करते हैं तो इस तरह के इंस्ट्रक्शन के को हम क्या बोलते हैं, तो इस तरह के इंस्ट्रक्शन को बोलते हैं सिंबॉलिक कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू स्टोर अ फाइल हैविंग 20 MB साइज विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी यूज। देखिए 20 MB साइज को स्टोर करने के लिए इनमें से कौन सी जो है 20 MB के ऊपर जो डाटा स्टोर नहीं कर सकता है, तो इसका आंसर है फ्लॉपी डिस्क। देखिए फ्लॉपी डिस्क जो है इनका साइज रहता था, लिमिट रहता था 20 MB, यानी और ये बहुत पुराना है, अब तो बंद भी हो गए हैं इनके जो। और फ्लॉपी डिस्क के बाद तो CD आए थे, CD के बाद DVD आए, अब आजकल पेन ड्राइव चल रहा है, तो पेन ड्राइव में तो बहुत डेटा स्टोर कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a document you want to insert the equation ax2 plus bx plus c is equal to 0 in this mathematical expression to type 2 which option shall be used। देखिए हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो अगर हमें 2 टाइप करना है किसी भी इक्वेशन के अंदर, जब ax2 यानी कि यहाँ पे 2, यहाँ बॉटम में अगर जब हम 2 लिखते हैं तो इस तरह के एक्सप्रेशन को टाइप करने के लिए जो हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को टाइप करने के लिए हम जो यूज करते हैं, तो हमें इन चारों में से बताना है कि वो क्या है। ऑप्शंस है इंसर्ट, क्लिप आर्ट, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट या फिर इटैलिक स्टाइल। देखिए इसका जो आंसर है वो है सबस्क्रिप्ट, यानी कि जो 2 है इसको टाइप करने के लिए हम सबस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट विल कंटिन्यू द सेम पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस। देखिए हमें जो ऑप्शन ये दिया गया है, एक सीरीज़ दी गई है 2, 1, 1/2, 1/4। देखिए इस सीरीज़ में क्या है कि 2 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 1 आया, फिर 1 को हमने फिर से 2 से डिवाइड किया तो 1/2 आया, फिर 1/2 को हम फिर से 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 1/4 आया। अब 1/4 को हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/8, 1/8। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A is twice as good as workman as B and together they finish a piece of work in 18 days. In how many days will A alone finish the work? देखिए A जो है वो B से दुगना काम करता है एक दिन के अंदर, और जो दोनों जो मिलकर किसी काम को 18 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि अगर A अकेला काम करेगा तो वो कितने दिन में काम कर देगा। जब वो दोनों मिलकर 18 दिन में करते हैं तो A को जो टाइम लगेगा वो 18 से ऑब्वियसली ज़्यादा दिन लगेंगे। देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए हम एज्यूम करते हैं कि ए जो है T दिनों के अंदर कोई भी काम करता है। अगर ए T दिन में कोई काम करता है तो B को कितना टाइम लगेगा, तो दूना टाइम लगेगा ए से, यानी कि वो 2T वो दिन उसको लगेंगे, 2T डेज लगेंगे। तो दोनों मिलके अगर 18 दिन में कोई काम करते हैं, देखिए इसका फॉर्मूला रहता है कि अगर दोनों मिलके जो काम करते हैं वो इक्वल टू हो जाता है ए ने जो काम किया मल्टीप्लाई बाय बी ने जो जितने दिन लगे उसको काम करने में, डिवाइडेड बाय ए को जितना टाइम लगा प्लस बी को जो जितना टाइम लगा। तो ए को जो टाइम लगा है वो T है, बी को लगता है टाइम 2T, डिवाइडेड बाय T प्लस 2T कर देंगे, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 2T/3। देखिए 18 इक्वल टू आ गया 2T/3, यानी कि T इज इक्वल टू आ गया 27 डेज। तो जो T है उसको हमने एज्यूम किया था कि A को टाइम लगता है T, यानी कि अगर A अकेला काम करेगा तो उसको 27 दिन का टाइम लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन के अंदर अगर पूछ लें कि B अकेला अगर काम करता है तो उसको कितना टाइम लगेगा, तो देखिए A को टाइम लगता है 27 दिन, तो B को लगेंगे 54 दिन, यानी कि 27 का दुगना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If brass is coded as 13566 then sir may be coded as। देखिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हम क्या देखेंगे। देखिए यहाँ पे ब्रास के अंदर 2 S आ रहे हैं और इस कोड के अंदर 2 क्या है 6 आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि S जो है उसको हम लिख सकते हैं 6, और हमसे जो सर का पूछा गया है तो यानी कि इसको हम इक्विवेलेंट लिखेंगे तो उसके अंदर एक 6 तो आएगा ही। तो ये तो हमारा श्योर हो गया। इसका मतलब है कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो हो नहीं सकते, तो हमें इन दोनों ऑप्शंस में से देखना है। देखिए सर और जो ब्रास है उसके अंदर 2 चीज़ें कॉमन है, एक तो एस कॉमन है और एक है आर, यानी कि यहाँ पे आर है। इसका मतलब ब्रास के अंदर जो लेटर आ रहे हैं 1, 3, 5 और 6, 4 अलग अलग टाइप के लेटर हैं, और जो सर के अंदर जो लेटर आएंगे वो उनमें एटलीस्ट 2 लेटर ऐसे होंगे जो कि कॉमन होंगे। तो हम ऑप्शंस में देखते हैं तो हमारे पास आता है ऑप्शन जो ए है, उसके अंदर क्या है कि 6, तो 6 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे नहीं है, लेकिन 3 को देखें तो 3 यहाँ पे दिया गया है, यानी कि 2 लेटर्स जो है इन दोनों में कॉमन है, सेम एज ब्रास और सर में भी 2 लेटर कॉमन है, इस कॉर्ड और इस कॉर्ड में भी 2 लेटर कॉमन है। देखिए अगर हम इसको चेक करें तो 5 देखिए 5 है, 6 देखिए 6 भी है, और 3 तो
3 भी आ रहा है, यानी कि इसके अंदर 3 लेटर कॉमन आ रहे हैं, लेकिन हमारे कोड के अंदर जो ब्रास और सर के अंदर तो 2 ही लेटर कॉमन आ रहे हैं, तो यानी कि ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 15, व्हाट इज 2 टाइम्स द सम ऑफ 3 नंबर्स। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई भी 3 नंबर हैं जिनका जो एवरेज हमें दिया गया 15 है, तो हमें बताना है कि तीनों का जो समेशन होगा और उसको अगर हम दुगना कर दें तो वो कितना होगा। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए हमें दिया गया है a + b + c, हम 3 जो नंबर्स को हम अज्यूम कर लेते हैं और उसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि ये हमने निकालना है एवरेज। 3 नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आएगा, वो हमें दिया गया है 15, यानी कि तीनों नंबर्स का जो सम होगा वो 45 के इक्वल होगा। अब हम क्या करेंगे, a + b + c का क्या ट्वाइस करेंगे, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि ट्वाइस पूछा है 2 टाइम्स द सम ऑफ 3 नंबर, तो वो हो जाएगा ये। तो हमारे पास 45 आया था, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 90, यानी कि ऑप्शन सी जो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट द एज ऑफ 10 days a baby elephant eats 5 toffees. From that age onwards its appetite grows and each day it eats twice the number of toffees it ate the previous day. How many toffees will the baby elephant eat at the age of 14 day? देखिए हमसे पूछा गया है कि 10वें जो दिन है कोई भी एलिफेंट 5 टॉफ़ी खाता है, और वो बोल रहे हैं कि जैसे ही अगला दिन आता है तो 11वें दिन तो टॉफ़ी जो खाएगा वो उसकी दुगनी हो जाएगी, यानी कि 10वें दिन 5 खाई है तो 11वें दिन 10 हो जाएगी, 12वें दिन हो जाएगी 20। तो इस तरह से 14वें दिन कितनी टॉफ़ी खाएगा वो पूछा गया है। देखिए 10वें दिन टॉफ़ी खाई 5, 11वें दिन 5 का दुगना 10 हो जाएगा, फिर अगले दिन 12वें दिन टॉफ़ी क्या फिर से दुगनी हो जाएगी 20, 13वें दिन 20 का 40 हो जाएगा, 14वें दिन 40 का 80 हो जाएगा, यानी कि 14वें दिन वो 40 टॉफ़ी खाने का जो है उसका हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। P, Q and R starts at the same time in the same direction to run around the circular stadium. P completes a round in 252 seconds, Q completes in 308 seconds and R completes in 198 seconds. All starting at the same point. After what time will they meet again at the starting point? देखिए क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि एक सर्कुलर जो है इस तरह के ट्रैक पे 3 लोग P, Q, R जो है दौड़ना शुरू करते हैं। देखिए ऑब्वियसली तीनों की स्पीड जो है अलग अलग होगी, तो जो P है वो राउंड कंप्लीट करने में 252 सेकंड टाइम लेता है, Q एक राउंड कंप्लीट करने में उससे P से ज़्यादा टाइम लेता है 308 सेकंड, और जो R है वो 198 सेकंड जो टाइम लेता है। तो वो इस तरह से तो क्या है कि वो पहले राउंड को कंप्लीट करने में कोई आगे रह जाएगा कोई पीछे रह जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो तीनों कब जाके फिर से तीनों क्या है एक लेवल पे वो तीनों जब आएंगे, तीनों एक पॉइंट पे मिलेंगे, वो कौन से टाइम के बाद तीनों मिलेंगे। देखिए इस तरह का कोई क्वेश्चन होता है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, तीनों जो टाइम्स दे रखे हैं इनका एलसीएम निकाल लेंगे, तो जो है जो एलसीएम निकाल लेंगे तो वही उसका आंसर होगा। तो हम देखते हैं कैसे होगा। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन में जो है 252 दिया गया है तो उसको हम प्राइम नंबर्स में डिवाइड कर देंगे, सेम 308 को प्राइम नंबर में डिवाइड करेंगे और 198 को हम प्राइम नंबर में इस तरह से हम करके लिख सकते हैं। और इन तीनों का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा इन तीनों का इस तरह से 2772 सेकंड इनका एलसीएम आ जाएगा, और इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मिनट में तो आ जाएगा 46 मिनट 12 सेकंड, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a group of 20 singers and 40 dancers, 20% of the singers are less than 25 years old and 40% of the entire group are less than 25 years old. What percentage of the dancers are less than 25 years? देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कुछ डेटा, देखते हैं कैसे होगा। देखिए क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 20% जो सिंगर हैं, सिंगर हमारे कितने हैं 20 टोटल सिंगर दिए गए हैं, और 20 का जो 20% है सिंगर वो हमें दिए गए हैं कि 25 साल से कम है। तो हमारे पास टोटल क्या है 20 का 20% निकालेंगे वो होता है 4, तो 4 सिंगर 25 साल से छोटे हैं। फिर हमें दिया गया कि 40% जो है टोटल का 40% इंटायर ग्रुप का वो 25 साल से छोटे हैं। टोटल हमारे पास क्या है 20 डांसर हैं और 20 सिंगर्स हैं, यानी कि टोटल 60 लोग हैं। उनका अगर 40% निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 24, तो 24 लोग हैं टोटल, वो 25 साल से छोटे हैं। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि डांसर्स के बारे में बताना है, तो जो डांसर्स जो 25 साल से छोटे होंगे वो कितने होंगे। देखिए टोटल जो 24 लोग हैं वो 25 साल से छोटे हैं, सिंगर्स हैं उनमें से 4, तो टोटल डांसर्स कितने हो गए, यानी कि 20 डांसर्स हैं वो 25 साल से छोटे हैं 20 डांसर। हम क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये कितना परसेंट हुआ। देखिए टोटल डांसर्स हमारे पास क्वेश्चन में दिए गए हैं 40, तो 40 का जो 20 हुआ वो 50% हो गया, यानी कि 50% डांसर्स हैं वो क्या हैं 25 साल से छोटे हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी मिनट्स विल इट टेक टू कम्प्लीटली फिल अ वाटर टैंक विद द कैपेसिटी ऑफ
850 cubic meters if the water is being pumped into the tank at the rate of 800 cubic meter per minute and is being drained out the tank at the rate of 300 cubic meter per minute। देखिए कोई भी वाटर टैंक है उसको 800 क्यूबिक मीटर पर सेकंड पर मिनट से तो हम फिल कर रहे हैं और 300 क्यूबिक मीटर पर मिनट की वजह से हम क्या कर रहे हैं उसको एम्प्टी भी कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन में, देखिए एक्चुअल रेट ऑफ फिलिंग क्या आ जाएगी। एक्चुअल में तो हम क्या है 800 तो फिल हो रहा है, 300 एक मिनट में निकल रहा है, तो 500 जो है क्यूबिक मीटर जो है मीटर क्यूब पर मिनट जो है हम लोग उसका फिल कर रहे हैं एक्चुअल में, तो ये आया। तो अब हमें पूछा गया कि कितना टाइम लगेगा। देखिए हमारे पास वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम हमें दिया गया है 3750 क्यूबिक मीटर। तो हम 3750 को अगर हम इस रेट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा टाइम। 3750 को जब हम 500 से डिवाइड करेंगे हमारे पास टाइम आ जाएगा 7.5 मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 मिनट 30 सेकेंड, यानी कि 7.5 7.5 मिनट लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुलिका मेड अ नंबर स्टेज पैटर्न हैज़ बीन फॉलोड इन इट, व्हाट नंबर शुड कम इनटू द ब्लैंक स्पेस। देखिए इस तरह से एक हमें पैटर्न दिया गया है, हमें जो पूछा गया है यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आएगा, तो देखते हैं कैसे होगा। देखिए 5 जो यहाँ पे दिया हुआ है इसके अंदर 3 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा। तो अब देखिए इस 8 के अंदर अगर मैं 5 को ऐड कर दूंगा तो 11 आएगा। देखिए इस 11 के अंदर अगर मैं 8 को ऐड कर दूंगा तो 19 आ जाएगा। इस 19 के अंदर इस 11 को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास 30 आ जाएगा। इस 30 के अंदर अगर मैं ये 90 ऐड कर दूंगा तो 49 आएगा। इस 49 के अंदर ये जो पीछे वाला 30 ऐड कर दूंगा तो 79 आएगा। अब इस 79 के अंदर जब मैं 49 ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 128, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शंस, हमें करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। द काउ हर्ड वॉज वॉचिंग हिज स्पेस ऑफ कैटल ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट। ऑप्शंस दिए गए हैं फ्लॉक, हर्ड, स्वॉर्म या पैक। ये सिंपली पूछा गया है कि जो कैटल्स होती हैं उसका जो ग्रुप होता है, बहुत सारे कैटल्स, उसको क्या बोलते हैं, तो हमें क्वेश्चन में यही बताना है। देखिए इसमें क्या है, इजी क्वेश्चन है। देखिए काउ हर्ड दिया गया है, हर्ड यानी कि झुंड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हर्ड। तो काउ हर्ड जो होता है वो चरवाहा होता है, चरवाहे को हम काउ हर्ड बोलते हैं। तो जो गाँव का जो झुंड को चराता है चरवाहा होता है, तो जो हर्ड होता है वो झुंड होता है। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड। द स्पेस बैंक इज 5 माइल्स फ्रॉम हेयर। हम 4 ऑप्शन देखते हैं, नियर, नियरर, नियरेस्ट या फिर मोस्ट नियर। देखिए जो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं इसमें से ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट होगा। यहाँ पे जो है सुपरलेटिव डिग्री जो है वो उसका यूज होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नियरेस्ट। तो मतलब द नियरेस्ट बैंक इज़ 5 माइल्स फ्रॉम हेयर। जो नज़दीकी सबसे नज़दीक जो बैंक है वो यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे। देखिए अगर हम कंपेरेटिवली बात करते हैं तो आता है नियरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देर आर मैनी ऑब्सक्यूरेंट्स इन टूडेज वर्ल्ड, एन ऑब्सक्यूरेंट इज अ पर्सन। तो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए जो ऑब्सक्यूरेंट होता है वो होता है अ पर्सन हु इज अपोनेंट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश में वीर सिपाही देश के हेतु बलिदान देने के लिए सदैव तैयार रहते हैं, वाक्य में रेखांकित अंश कौन सा कारक है। देखिए हमें कारक के बारे में पूछा गया है, तो इस तरह से ये सारे कारक मैंने लिख रखे हैं। इसमें देखिए क्या दिया गया है, देश के हेतु। देखिए के हेतु या फिर के लिए जो हम कारक यूज करते हैं वो है संप्रदान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो बादल गरजते हैं वे बरसते नहीं, रेखांकित सर्वनाम शब्द के उचित भेद लिखिए। देखिए हमें सर्वनाम के भेद के बारे में पूछा गया है, तो इस तरह से हमें जो पूछा गया है जो और वे को अंडरलाइन किया गया है। देखिए जो और सो इस तरह के जो रहते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा संबंधवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गन्ने के रस की मिठास स्वाभाविक होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। देखिए हमें संज्ञा के भेद के बारे में पूछा गया है, तो देखते हैं इसके भेद कितने होते हैं संज्ञा के। देखिए इसके अंदर जो है गन्ने के रस की बात की गई है, तो रस के मिठास की बात की गई है। तो जो रस है वो एक तरह से द्रव्य है, एक तरह से मटेरियल है।
तो ये जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए इस तरह से हमारे नॉन टेक्निकल का पार्ट भी कंप्लीट होता है। इस तरह से हमने टोटल 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए जो भी स्टूडेंट्स राजस्थान JEE 2020 का एग्जाम लिख रहे हैं उनके लिए इस पेपर के अंदर जो भी हमने टेक्निकल क्वेश्चंस डिस्कस किए और जो भी हमने राजस्थान GK के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। वो क्वेश्चंस बार के पेपर के अंदर भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो भी हिंदी के क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग या एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन राजस्थान JEE के 2020 के जो सिलेबस में नहीं है, तो आप उन क्वेश्चंस को क्या है कि उन क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। बट उनके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको फिर से रिवाइज करिए। देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पे और भी आते रहेंगे। अगर आप राजस्थान JEE के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर के क्विज के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट विद क्वेश्चन एंड आंसर आप चाहते हैं, तो आप हमारे इंजीनियर्स वर्ल्ड के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो अगला वीडियो होगा वो आपकी डिमांड पे होगा। अगर आपकी कोई भी सजेशंस हैं, आपके कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप टाइप करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट contactengineersworld@gmail.com पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। नमस्कार।